प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की, झारखंड पीजीटी की और लैब टेक्नीशियन की। आपको बता दें, लैब टेक्नीशियन के अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, जबकि बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका जून के लास्ट सप्ताह में पेपर होना था। अभी कोई सूचना नहीं है। बहरहाल हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी सार कर रहे थे। एनसीईआरटी सार का नाम पहले रखा गया था हल्ला बोल, लेकिन एक न्यूज चैनल पे आता है, आप सब जानते हैं, आज तक पे। तो कुछ लोगों ने विरोध किया, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, अब आपका एनसीईआरटी सार है और एनसीईआरटी सार में हम लोग यहाँ देखिए केबीएस हो, डीएसएसबी हो, एलटी हो, टीएसटी, पीजीटी सबके लिए महत्वपूर्ण है। एक श्रृंखला हम लोग आगे की दिशा में बढ़ाते हैं। नाम हमने रखा था एनसीईआरटी पॉइंट्स, लेकिन कुछ लोगों को ये भी रास नहीं आया, तो हमने एनसीईआरटी सार नाम से झारखंड का जो है सीरीज चलाई। चूंकि एनसीईआरटी पॉइंट नाम से सीरीज ऑलरेडी यूपी की हमारी चलती रहती है, तो यूपी वाले देखते रहते हैं। ठीक है, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है। अगर क्लास 11 की बात करें तो क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 की हम लोग चर्चा करेंगे। नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, जैसे यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में दिया गया है। इसी के द्वारा आगे बढ़ जाए तो एडवांटेज ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ टॉपिक दी गई हैं, उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए हम लोग डायरेक्ट आएंगे। हमारा मेन मोटो है प्रैक्टिस पेपर पे। ठीक है, हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे और बेसिकली थोड़ा स्पीड से देखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए कुछ कॉमन फंजाई हैं और कुछ कॉमन नेम है उनके। यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला, आप इसको जरूर पढ़िएगा। और इसके बाद क्यूए सेशन है और क्यूए सेशन आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब एक एक चीजों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर अवश्य करिएगा, बीच में कहीं रोकिएगा मत। ठीक है, और अगर आपको ये सभी चीजें चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जहां पे आपको ये चीजें मिलती रहती हैं ओनली 99 रुपीज में। बाकी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि ये साइंटिफिक ऑर्डरिंग है, जीवों को एक ऑर्डर में मैनेज किया गया है। और वह ऑर्डर क्या है आप सबको पता है। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के द्वारा चैप्टर नंबर 1 में बताया गया कि 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन में आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में जीवों को 5 किंगडम में बांट दिया। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप बताइए कि थ्री डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, या 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था। या आपके एग्जाम में यही प्रश्न छपने वाला जो मैं पूछ रहा हूँ, 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था या किसने दिया था। आपके एग्जाम में यह प्रश्न छपने वाला, मैं भरोसा रखूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो 5 किंगडम जो बनाए गए उसमें एक मोनेरा है जिसे बैक्टीरिया यहाँ लिखा गया, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। आपका एक टेबल भी दिया गया 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी में, उसे आप एक बार डिस्कस कर लीजिए यानी पढ़ लीजिए। हेरेडियल सीरीज ऑफ द ग्रुप ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप मार्फोलॉजिकल इवोल्यूशनरी एंड अदर पर्पज में, मतलब यहाँ पे मार्फोलॉजी के पर्पज में, इवोल्यूशन के पर्पज में, अदर पर्पज में, इन सभी पर्पज को ध्यान में रख करके ये सब चीजें आपकी बनाई गई। कितने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसका एडवांटेज क्या है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। एडवांटेज ये है कि देखिए, एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट प्लेन इज वेरी यूजफुल। अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ से क्लियर कर दूं कि आपके इस महीने की 29 तारीख से आपका रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। जिस रिवीजन को मैंने पहले ही कहा था समय कम है, लेकिन हम छोटे छोटे सेगमेंट के माध्यम से, बड़े सेगमेंट के माध्यम से हम कोर्स खत्म करा देंगे। 29 को यानी आपको क्लास मिलेगी 30 को, जो 29 को रिकॉर्डिंग होगी, 30 को आपको क्लास मिलेगी। 30 जून को आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें पूरी साइटोलॉजी की मैराथन होगी। एक नज़र सब कवर, उस टाइटल है एक नज़र सब कवर, पूरा मैराथन, कंप्लीट मैराथन साइटोलॉजी का। जूलॉजी में जो पोर्शन आएगा या जो पोर्शन बॉटनी में आएगा, पूरी साइटोलॉजी का पूरा वेल अपडेट नोट्स और उसके साथ साथ उसकी क्लास रिकॉर्डिंग के माध्यम से, जैसे ये क्लास आपको मिली वैसे, और उसका नोट्स भी आपको भेजा जाएगा। लेकिन उसके साथ शर्त है कि आप अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाइए ताकि हमें भी वो काम करने में आनंद आए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भी नहीं किए अभी। ठीक है,
इट मेक देयर स्टडी कन्वीनियंट। पहला तो ये हमारी अध्ययन की सुविधा को आसान कर देता है। मैं आपको बताऊं ऐसे ऐसे लॉजिक आते हैं ना सर्सन रीजन में कि आप फंस जाएंगे, इसलिए इन पॉइंट को देखते रहिए। अगला है इट फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्गेनिज। यह आपके आर्गेनिज की पहचान करने में मदद करता है। इट रिवेल्स रिलेशनशिप एमंग द वेरियस ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज। एक कई ग्रुप के ऑर्गेनिज के भी रिलेशनशिप को बताने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है इट एनेबल टू बायोलॉजिस्ट टू इंटरप्रिएट ऑफ द पोरली विजिबल स्ट्रक्चर एंड फॉसिल्स ऑर्गेनिज। कह रहा है कि जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं, उनके अध्ययन में भी ये मदद करता है और इंटरप्रिएट करने में मदद करता है। अगली पॉइंट हो जाएगा आपकी इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल विच डू नॉट अकर्स वंस ओन लोकेलिटी। कह रहा है कि ऐसे प्लांट और एनिमल के बारे में बताएगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो आगे पे यहाँ दिया गया है कि कह रहा है कि ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि भाई जो आपकी लोकेलिटी में प्लांट और एनिमल नहीं पाए जा रहे हैं उनकी भी तो स्टडी आप करेंगे, तो उनकी स्टडी को भी कन्वीनियंट बनाता है ताकि आप इस क्लासिफिकेशन के माध्यम से इजिली उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका जो इतिहास है क्लासिफिकेशन के उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए वैदिक लिटरेसी ये सब तो पूछा नहीं जाता, उपनिषद वगैरह ये सब पूछे नहीं जाते हैं, आपके लिए लिखा गया है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट आते हैं यहाँ से जो है हिप्पोक्रेटस से। ठीक है, हिप्पोक्रेटस और इनका जो काल है वो काल है 460 से लेकर के 377 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट है, और एरिस्टोटल का है 384 से लेकर के 322 बीसी। एक ग्रीक के स्कॉलर हैं ये लोग, और इन्होंने क्या बताया था, मेजर ग्रुप बताया था, इंसेक्ट को, बर्ड्स को, फिश को और व्हेल को 4 ग्रुप में इन्होंने बांटा था। याद रखिएगा ये आपको काम करेगा। 4 मेजर ग्रुप में बांटे थे, इंसेक्ट को अलग कर दिए थे, बर्ड्स को अलग कर दिए थे, फिश को अलग कर दिए थे, व्हेल को अलग कर दिए थे। वहीं पर आगे बढ़ जाइए। थियोफ्रेटस आप सभी लोग जानते हैं, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। तो ये जो है कैटेगरी किए थे कितने 4 ग्रुप में, ट्री में, श्रब्स में, अंडर श्रब्स में और हर्ब्स में। और इन्होंने इसी के साथ साथ इनके हैबिट को, टेक्सचर को, फॉर्म को भी बताया था, और साथ में 480 प्लांट की एक बुक लिखे थे जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्लानी है और एल्डर्स हैं, प्लेनी और एल्डर्स हैं, इन्होंने किसको बताया था, सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाई, तो आप बताएंगे किन्होंने मेंशन किया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इन्होंने दिया था कब, ये 1000 इकोनॉमिक प्लांट के बारे में बताए थे, 1000 इकोनॉमिक प्लांट के बारे में बताए थे, और कब बताया था, लगभग 2000 आइटम बताया था। और इन्होंने बुक का नाम लिखा था हिस्टोरिया नेचुरलिस। ठीक है, हिस्टोरिया नेचुरलिस इन्होंने बुक का नाम लिखा था। प्लानी है और एल्डर्स हैं। जॉन रे खूब पूछे जाते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7th सेंचुरी के ये साइंटिस्ट होते हैं, मतलब दार्शनिक हैं, फिलासफर हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी 18,000 प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में इन्होंने बताया था। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, और इन्होंने स्पीसीज शब्द दिया था। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है कि इन्होंने स्पीसीज शब्द दिया था। किसने दिया था, तो आप कहेंगे जॉन रे ने, और इनका काल होता है 1627 से लेकर के 1705 तक। इन्होंने किसके अकॉर्डिंग बताया था, मार्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज को बताया था, और इस प्रकार से इन्होंने जीनस और स्पीसीज का रिलेशन भी बताया था। कैरोलस लिनियस ने आपने खूब पढ़ा है, खूब पढ़ाया भी होगा कैरोलस लिनियस को। स्वीडिश के साइंटिस्ट होते हैं, नेचुरल साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने नामनक्लेचर दिया था, बाइनॉमियल नामनक्लेचर के बारे में जाने जाते हैं, फादर ऑफ बाइनॉमियल नामनक्लेचर भी कहा जाता है। इन्होंने 5900 स्पीसीज पे चर्चा किया था, और स्पीसीज प्लांटेरम इनकी पुस्तक का नाम है। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक सेकेंड हम कलर चेंज कर लें, कलर सेम ही लग रहा है ना, तो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगा। हाँ ठीक। उसके बाद इन्होंने जो बुक सिस्टम बताया था उसका नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरी। इन्होंने जो स्पीसीज लिखी थी, बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरी, और 6 कैटेगरी में बांटे थे, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, फिश, इंसेक्ट और वर्म्स में। ये सभी पीरियड्स हैं, और ये सभी चीज़ें आपके बारे में हमने यहाँ पे आपको बता दी। अब आपको 2 काल पढ़ना है। एक काल है आपका, अब इसके बाद हम लोग आगे की दिशा में देखेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। आपने पढ़ाया होगा बच्चों को, खुद भी पढ़ा होगा 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में। एक सेकेंड, ये सेट नहीं हो रहा है,
चलिए देखते हैं, अब साइज लगभग सही होगी। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में देखिए काम की चीजें भी लिखी गई, सब कुछ नहीं लिखा गया। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द ओल्डेस्ट, ये सबसे पुराना है। कलर सही नहीं लग रहा है, इसको रेड लेते हैं क्या, सबसे पुराना है। और ही द सजेस्टेड बाय द कैरोलस लीनियस, और इसको किसने सजेस्ट किया था, कैरोलस लीनियस ने। आप सब जानते हैं डिवाइड ऑफ द लिविंग आर्ट, लिविंग वर्ल्ड को पूरे जीवित संसार के उन्होंने दो भागों में बांट दिया था, किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमेलिया में। आप सबको याद होगा, ये तो कॉमन सी चीज है। किंगडम प्लांटी के अंतर्गत जब लीनियस का क्लासिफिकेशन था, सर्सन रीजन के लिए ध्यान दीजिए, जब लीनियस का क्लासिफिकेशन था तो उस समय प्लांटी के ओरिजिनल किंगडम प्लांटी में कौन कौन इंक्लूड था, बैक्टीरिया थे, फंजाई थे, एल्गी थे, लिवरवर्ट्स थे, मॉसेस थे, फ्लावरिंग प्लांट थे। ये अलग अलग क्लास उन्होंने बना रखा था ना। और इसके बाद इधर आ जाते हैं, अब इनके शेप, साइज, मार्फोलॉजी देखिए। अब इन चीजें आपको खुद से जाननी है, आप सब जानते हैं, मैं एक नजर जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूं। वैसे इस पे हमारा मेन फोकस है क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराना, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि आप पीडीएफ पूरा छोड़ देते हैं, तो मैं पढ़ दे रहा हूं, इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा, अपना खुद ही लेकर के एक बार रिवीजन कर लीजिए, सब जानते हैं आप। देखिए फ्रॉम है, साइज है, ये सिमेट्री है। आप कहेंगे द ओवरऑल फॉर्म ऑफ द साइज ऑफ द जनरली वेरिएबल इन प्लांट, प्लांट में साइज वेरिएबल है। जैसे आप देखिए कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हैं, कुछ टिश्यू ग्रेड है, कुछ ऑर्गन ग्रेड है, तो वेरिएबल साइज है। तो ये तो आप जानते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। आप बताइए सबसे बड़े एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का नाम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट का नाम क्या है, आप इसका कर सकते हैं। आप बताइए जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा स्पीसीज कौन सा है, जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा स्पीसीज कौन सा। आप देखिए आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो ये प्रश्नों तो हम करवाएंगे बाद में, छोटे बड़े ये सब करवाएंगे, लेकिन अब प्लांटी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, सबका करवाएंगे। लेकिन अभी तो ये है कि इसके आधार पे हमें बता सकते हैं भैया ये देखो साइज में वेरिएबल है, मास में वेरिएबल है, ये सिमेट्री में वेरिएबल है, इस निश्चित शेप के नहीं है। मोमेंट एंड लोकोमोशन, मोमेंट और लोकोमोशन प्लांट में नहीं होता है। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं डू नॉट स्लोली बिकॉज दे लैक मसल, कह रहे बहुत स्लोली मूवमेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे मसल्स नहीं पाई जाती है। प्लांट आर मोस्टली रूटेड, ज्यादातर प्लांट कैसे होते हैं, रूटेड होते हैं और मूव करने में इनकेपेबल होते हैं, यानी लोकेशन नहीं हो सकता, तो लोकोमोशन नहीं पाया जाता। इसमें लोकेशन चेंज नहीं हो सकता, इसलिए लोकोमोशन नहीं पाया जाता। हाँ मूवमेंट होती है स्लोली, जिसे हम लोग ट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। अगर क्लास 10th की एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा तो वहां पे ट्रॉपिज्म में, या क्लास 11th में भी ट्रॉपिज्म के नाम से आपको बताया गया है प्लांट मूवमेंट के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं, अगला है आपका ग्रोथ। तो देखिए किसी भी ऑर्गेन्स की ग्रोथ आप जानते हैं, नंबर ऑफ दिस सेल का नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करे या मास ऑफ सेल इंक्रीज करे, उसी को क्या कहते हैं, ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ होती है। प्लांट की ग्रोथ अकर्स इन द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ ओनली, इनकी ग्रोइंग पॉइंट में होती है। और ग्रोइंग पॉइंट को आप क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जहाँ पे एपिकल लेटरल और इंटरकैलरी तीनों तरह के मेरिस्टम पाए जाते हैं। 29 को हम लोग साइटोलॉजी का मैराथन करने वाले जो है, पूरी तरह से उसका पीडीएफ लगा होगा, पूरे क्वेश्चंस होंगे, पूरे आंसर्स होंगे, पूरा कंप्लीट पीडीएफ होगा, सब कुछ 29 को इसको हम लोग करेंगे। और 1 जुलाई को हम लोग करेंगे हिस्टोलॉजी का, यानी टिश्यू का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले प्लांट टिश्यू करेंगे, फिर उसके बाद एनिमल टिश्यू करेंगे। पूरा कंप्लीट पैकेज छोड़िएगा मत, एक नज़र सब कवर। मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये पूरे एक एक पार्ट को करेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजी के अलग अलग सेक्शन में करेंगे, चूंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि आपका एक भी प्रश्न उसके बाहर नहीं जाएगा, इस बात का आप नोट करके रख लीजिए। मुझे भरोसा है, आपको भी भरोसा हो जाएगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, और एक एक चीजें मैं पीजीटी के लिए आपको करके दूंगा, जो आप कई घंटे कई सालों में नहीं कर पा रहे हैं, उसे आप कई मिनट में करके दिखाएं। मिनट तो नहीं लगेगा, घंटों कई घंटों की क्लास होगी, लेकिन फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप भरोसा करिए और उसे जरूर पढ़िएगा। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म की आप बात करते हैं, एस्पेक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, मेटाबॉलिज्म के कई कैरेक्टर, जैसे न्यूट्रिशन। तो प्लांट कैसे होते हैं, जनरली कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, या इन्हें होलोफाइटिक कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल पाई जाती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, जैसे कि फंजाई की बात कर रहा है, चूंकि हम लोग 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं।
रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो प्लांट जो है अब ऑक्सीजन एंड रिलेट टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ये बात एकदम सच लिखी गई, गलत नहीं लिखी गई। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो समझ जाएंगे। अगला पॉइंट जो आपके दिमाग में उल्टा लग रहा होगा, यहां देखिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पौधे सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ऐसा नहीं है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, और जब रिस्पिरेशन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटपुट गैसेस के रूप में बॉडी से रिमूव करते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें, प्लांट बीइंग्स पैसिव ऑर्गेनिज्म हैव द लिटिल नाइट्रोजनस वेस्ट। यहाँ पे बहुत कम नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं और लैक ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इरिटेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुली पे ये बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका कारण होता है कि यहाँ पे सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम और मसल्स नहीं पाई जाती हैं। रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। वहीं पे रिजर्व फूड की बात करें तो प्लांट स्टोर फूड फ्रॉम द लेटर मेनली ऑफ द स्टार्च। कह रहा है मुख्यतः किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जो कि आपके लिए आप पहले से जानते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्लांट सेल जो है इट बाउंडेड बाय द थिक रिजिड एंड सेल वॉल। कह रहा है कि इसकी जो प्लांट सेल होती है वह मोटी दीवारों से बधी होती है, ढकी होती है, जो कि मजबूत होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। प्रेजेंस ए लार्ज सेंट्रल सेप वैक्यूल्स, कह रहा है कि यहाँ पे सेंट्रल सेप वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता प्लांट सेल में। जनरली हैज प्लास्टिड, और इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं जिसमें कलर पिगमेंट होते हैं। टो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं तो एनिमेलिया को कैसे छोड़ सकते हैं, प्लांटी पढ़ लेते हैं, एनिमेलिया पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। एनिमेलिया पाते हैं तो एनिमेलियम कह रहा है कि फॉर्म साइज एंड सिमेट्री, तो फॉर्म साइज एंड सिमेट्री की अगर बात करें तो यह भी ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, तो कांस्टेंट इन द एनिमल, एनिमल में कांस्टेंट पाया जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, निश्चित रहता है कि जो मान लीजिए मनुष्य है तो उसका शेप साइज स्ट्रक्चर निश्चित है। हालांकि जो है इनके मास में डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन तब भी लगभग इनकी शेप और साइज लगभग निश्चित होती है। आगे आ जाते हैं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन की बात करें तो ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास मसल्स पाई जाती है। और वहीं पे ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ इनकी कैसे होती है, प्रोपोर्शनल टू द ऑल बॉडी पार्ट्स, सभी बॉडी पार्ट्स में एक साथ ग्रोथ हो पाई जाती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, इनका सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। जैसे न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोट्रॉपिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं और कुछ ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे कि यूग्लिना है, डायनोफ्लेजिलेटा है इत्यादि। रिस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, आप जानते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट तीन तरह का होता है, यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड निकालता है तो यूरिकोटेलिक, अगर अमोनिया निकालता है तो अमीनोटेलिक, अगर जो है यूरिया निकालता है तो यूरियोटेलिक एनिमल कहे जाते हैं। इरिटेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली क्विकली बिकॉज दे आर द मोस्टली सेंस ऑर्गन। यहाँ पे बहुत तेजी से बाहर के जो कारक होते हैं उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। कारण ये होता है कि इनके पास सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं और मसल्स पाई जाती हैं। स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं है, आप सब लोग मास्टर हैं तो ये सब चीज़ें बड़ी आसान है, बस मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ। तो थोड़ी सी स्पीड मुझे नहीं लगता तेज है, लेकिन कुछ लोग अभी कहेंगे बहुत तेज चल रहे हैं, तेज नहीं है, ठीक है। तो बस आप रिवीजन फास्ट करिए, रिवीजन फास्ट करने से ही बेनिफिट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन की बात करें, मोस्टली एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बहुत से एनिमल ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बट डू नॉट हैव एक्सटर्नल एजेंसी, ये दूसरी एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जैसे प्लांट में पॉलिनेशन पाया जाता है, यहाँ पे कोई एजेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या तो एक्सटर्नल ब्रीडिंग कर रहे हैं या तो इंटरनल ब्रीडिंग कर रहे हैं। अगर सेक्सुअल कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, रीजनरेशन भी पाए जाते हैं कई लोअर ऑर्गेनिज्म में। सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं तो जो सरफेस एरिया होती है, एनिमल जनरली कंपैक्ट ऑफ द अनब्रांच, ये अनब्रांच्ड होते हैं, इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती। एनिमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, एनिमल अपना भोजन किस रूप में इकट्ठा करता, तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करता है।
सेल के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो जो एनिमल्स होते हैं इनमें सेल में क्या नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि इसमें कंटेंट सेंट्रोसोम, इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं और इसमें प्लास्टिड नहीं पाई जाती है, अगर पाई भी जाती है तो बहुत छोटी पाई जाती है। लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, लिमिटेशन कहां तक है तो आप कहेंगे दिस सिस्टम डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट। कह रहा है कि यह सिस्टम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस नहीं बता रहा है। प्लांटी में बैक्टीरिया को भी रखा गया है और प्लांटी भी रखा गया, तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा था, किसमें, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में। अगला है दिस सिस्टम डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी डिफरेंस नहीं करके बता रहा है। अगला दिस सिस्टम डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इनमें भी डिफरेंस नहीं कर पाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द सॉइल। जब आप गहराई में मिट्टी खोदते हुए जाएंगे तो जैसे जैसे अंदर की दिशा में जाएंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीजेज, यानी बैक्टीरिया की मात्रा घटती जाएगी। ध्यान से सुनते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम देंगे। सम कॉमन एक्टिनोमाइसिटीज, कुछ महत्वपूर्ण एक्टिनोमाइसिटीज हैं अकरिंग इन द सॉइल, कहाँ पे पाई जाती है, मिट्टी में, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसीज है, माइक्रोमोनोस्पोरा है और नार्कोडिया है, जिसके वजह से अर्थ की महक आती है। जैसे अभी देखिए आपके आसपास में जो दीवार है उसके ऊपर एक गिलास पानी फेंक दीजिए, अगर मिट्टी होगी तो और अच्छी स्मेल आएगी, ठीक है। तो वहां से अर्थ की स्मेल आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया की कॉलोनी पाई जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है। कह रहा अर्थी आर मस्टी स्मेल इज द फ्लेशली प्लग्ड बॉल। कह रहा कि अगर कोई खेत प्लाविंग किया गया है, जोता गया है, प्लाउड है, तो प्लाउड खेत में आप देखिए तो यहाँ पे महक आती है, मिट्टी जैसी महक आती है। वो मिट्टी की महक क्यों होती, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया पाई जाती है। अगला, सम कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीवेज, कहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ कॉमन बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, सीवेज में यानी नालों में पाए जाते हैं। जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई है, वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस है, प्रोटियस है, स्यूडोमोनास है और कौन है, स्पायरोचीटा है। सम कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क, कुछ कॉमन बैक्टीरिया किस में पाई जाती हैं, दूध में पाई जाती हैं और बायोकेमिकल चेंज में मदद करती हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेसी है, लैक्टोबैसिलस है, क्लस्ट्रीडियम है, स्यूडोमोनास है और उसके बाद आर्कोमोबैक्टर है, एंटेरोबैक्टर्स हैं और क्लेबिसेला है। सम कॉमन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉलेज ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट आर, जैसे कि कह रहा कुछ ऐसे हैं जो भोजन को सड़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म नामक डिजीज हो जाती है। उसके बाद स्यूडोमोनास है, प्रोटियस है, उसके बाद ल्यूकोनास्टाक है, उसके बाद लैक्टोबैसिलस है, माइक्रोकोकस है, एरोबैक्टर है, ये सभी। थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया इनहिबिट ह्यूमन बॉडी ऑब्टेन ऑफ द नरिशमेंट फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कह रहा है कि हजारों ऐसी बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। सिमिलरिटी बिटवीन टू द साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में सिमिलरिटी आपको बताना है। बोथ ग्रुप इंक्लूड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। याद करिएगा, काम देगा किसमें, बोलिए, एसर्शन रीजन में। भाई काहे आप भूल जाते हैं बीच बीच में, बोलिए मत, चलते रहिए, तेजी के साथ बढ़ते रहिए। जब तक जीत के नहीं आना है तब तक संतोष नहीं करना है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ना है। 29 को आप मान चलिए, 29 को तो आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा, 30 को 3-4 घंटे की क्लास मिलेगी, लेकिन आप मान चलिए 30 जून को जिसने साइटोलॉजी की मैराथन कर ली, एक नज़र सब कवर, तो मैं भरोसे से कह रहा हूँ साइटोलॉजी का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चाहे आप यहाँ के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे बिहार के लिए, चाहे यूपी के लिए, चाहे झारखंड के लिए, चाहे केवीएस के लिए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये भरोसे के साथ कह रहा हूँ, जरूर देखिएगा, क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। बोथ आर्ग्यूमेंट आर डिवाइड टू द ट्रू, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द डिफिनिट न्यूक्लियर इनवलप ऑफ द न्यूक्लियोलस। अच्छा ठीक है, ये सब तो कोई बहुत मतलब है नहीं। यहाँ पे डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल आर नॉट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर प्रोटीन। कह रहा कि ये न्यूक्लियर प्रोटीन से डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल नहीं जुड़े होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट होते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए सेगमेंट होते हैं जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, आर प्रेजेंट इन द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोइड।
बोथ द ऑर्गेनिक प्रोसेस 70 राइबोसोम, कह रहा है सभी में जो है 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। वहीं पर अगर बात करें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइक प्लाज्मिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद साइनोबैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोसेस फोटोसिंथेटिक लेमिली कॉल्ड थैलेकॉइड। और उसके बाद आ जाते हैं सर्टेन स्पीसीज इन बोथ ऑफ द ग्रुप्स आर फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, कह रहा है कि दोनों ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। कुछ सिम्बियाटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं। और इसके बाद अगली पॉइंट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अकर्स फिजन के द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे जो है इनकी बात अगर हम कर लें तो इनकी बात में आ जाएंगे यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैन अकर्स इन द 3 वे, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। 3 तरह से इनमें जो है जेनेटिक मतलब मटेरियल का ट्रांसफर होता है। कंजुगेशन मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से होता है और ट्रांसडक्शन मेथड से होता है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है। देखिए यहाँ पे फंजाई हैं और यहाँ पे इनके कॉमन नाम है, जैसे कि फाइकोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज का नाम है एल्गल फंजाई या लोअर फंजाई। फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थेरा का नाम है लेड ब्लाइट फंगस। जाइगोमाइस्टीज का नाम है कंजुगेशन फंजाई। म्यूकर को कहते हैं पिन ब्रीड मोल्ड्स, खूब पूछा जाने वाला प्रश्न है, खूब ज़्यादा पूछा गया। ब्रेड मोल्ड्स और पिन ब्रेड मोल्ड्स ये खूब पूछे गए हैं आपके। राइजोप्रस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं, एनसीईआरटी में इसको खूब अंडरलाइन किया है। एस्परजिलस को ब्लैक स्मोकी मोल्ड कहते हैं। और वहीं पे अगर पेनिसिलियम की बात करें, ये भी खूब पूछा जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम से क्या बनता है? पेनिसिलिन बनता है। तो पेनिसिलियम को क्या कहते हैं? ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है। न्यूरोस्पोरा की बात करें तो न्यूरोस्पोरा को भी पिन ब्रीड मोल्ड कहा जाता है। पिजेजिया, पिजेजिया खूब पूछा गया, कप फंजाई को किस नाम से जाना जाता है? पिजेजिया, आप प्रैक्टिस पेपर उठा के देखिए, खूब पूछा गया है। उसके बाद मार्सेला, मार्सेला किस में होता है? मारेल्स, स्पंज मशरूम और गुच्छी कहते हैं इसे। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? क्लब फंजाई कहते हैं। और उसके बाद एगेरिकस कंपेस्टिस को व्हाइट बटन मशरूम कहते हैं। वेलवेरेला वाल्वेसी को क्या कहते हैं? पैडी स्ट्रो मशरूम कहते हैं। अमेंटिया को टोड स्टूल कहते हैं, ये भी खूब पूछा जाता है, गंदा है सब, ठीक है। और ये है आपका एमेंटिया प्लोइडिस को डेथ कप कहते हैं। और वहीं पे लाइकोपर्डान को पफ बाल कहते हैं, पफ बाल भी खूब पूछा गया। ब्रैकेट फंजाई तो कहिए मत, ब्रैकेट फंजाई या सेल्फ फंजाई खूब पूछा गया। सेल्फ मतलब क्या होता है? एक होता है सेल्फ SELF और एक होता है सेल्फ, दोनों में डिफरेंस बताइए। थोड़ा बहुत अगर आपको इंग्लिश आती है तो, मजाक कर रहा हूँ, आपको आती है, दोनों में डिफरेंस बताइए। आप अक्सर इन्हें बोल चाल में भी यूज करते हैं, सेल्फ और इसको भी सेल्फ। दोनों सेल्फ में क्या अंतर आप बताइए कमेंट करके। आगे बढ़ जाए। कुछ लाइकेन हैं, लाइकेन का कॉमन नाम दिया गया, जैसे कि क्लाइडोनिया, रेंजीफेरा, रेंडियर मास कहते हैं, ये खूब पूछा गया। रेंडियर मास को डाग लाइकेन को, बोल्फ मास को, आइलैंड मास को, इन सभी का नाम घुमा फिरा के देखेंगे तो पूछा गया है। उसके बाद है परमिला, रॉक फ्लावर कहते हैं। एंडोकार्पियन को मेनिटियम यानी स्टोन कोरल कहते हैं, स्टोन मशरूम कहते हैं। पेल्टीजेरा डॉग लाइकेन कहते हैं। लेथेरिया को बुलपाइन मास कोरल कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सर्टेरिया आइलैंडिका को आइलैंड को मास कहते हैं। और असरेनिया बर्बेटा को लेडी हेयर लाइकेन कहते हैं। क्यों ये सेशन को हम लोग कल करेंगे, चूँकि प्रश्न आपके 30 मिनट ऑलरेडी होने वाले हैं, तो बड़ा वीडियो आप भी बोर हो जाएंगे। चूँकि क्वेश्चन की मात्रा अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, अभी आप देखिए क्वेश्चन जा रहे हैं 66, 67, 70, 71। और ये प्रश्न हम लोग कल करेंगे। 90 क्वेश्चन है टोटल, एक ही चैप्टर में आपके 90 क्वेश्चन है, यानी एक भी तरफ से कहीं पे 90 क्वेश्चन का डिस्कस करने का मतलब आप मान चलिए कि मिनिमम आपके 50 मिनट की बहुत स्पीड चलेंगे, तब 50 मिनट की क्लास चाहिए। तो 30 मिनट ये हो गया, बहुत बड़ी क्लास का कोई मतलब है नहीं, तो आप इतना देखिए। अगला वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस पेपर भी कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।